नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात भारत, रूस और अमेरिका की और उसके बनते बिगड़ते रिश्तों की। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच रूस ने बता दिया है कि वो भारत के साथ डट कर खड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर की शुरुआत में होने वाले अपने भारतीय दौरे को लेकर उत्सुकता दिखाई है। इसी के साथ उन्होंने अपनी सरकार को निर्देश दिया है कि भारत से निर्यात को बढ़ाया जाए। भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है और इस वजह से व्यापार असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। इस असंतुलन को सुधारने के लिए राष्ट्रपति पुतिन सामने आए हैं। उन्होंने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर बढ़े अमेरिकी प्रेशर को लेकर कहा है कि ऐसी स्थिति में रूस भारत का साथ देगा। पुतिन ने कहा, अमेरिका के टैरिफ से भारत को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूसी कच्चे तेल से होगी। साथ ही भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए रखेगा। व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए पुतिन ने कहा कि रूस भारत से अधिक कृषि उत्पाद और दवाएं खरीद सकता है। उन्होंने कहा, भारत से और अधिक कृषि उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी हम कदम उठा सकते हैं। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा है। उन्होंने सोवियत संघ के समय से चले आ रहे भारत रूस संबंधों के स्पेशल नेचर पर जोर दिया और कहा कि उस दौर में जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था तब रूस ने उसका साथ दिया था। पुतिन ने कहा, भारत में लोगों ने इस बात को याद रखा है, इसे जानते हैं और इस बात को महत्व भी देते हैं। हमें खुशी है कि भारत ने इसे भुलाया नहीं। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उनके साथ बातचीत हमेशा भरोसेमंद और सहज माहौल में होती है। उन्होंने मोदी की अगुवाई वाली भारत की राष्ट्रवादी सरकार की सराहना की और उन्हें संतुलित, बुद्धिमान और देश के लिए सोचने वाला नेता बताया। उधर अमेरिकी टैरिफ को लेकर आई कड़वाहट के बाद ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में शांति बहाली की अपनी योजना पर भारत के मिले समर्थन से उत्साहित नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इस पहल को युद्धग्रस्त गाजा में शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप की दूरदर्शी योजना बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस पहल का स्वागत किया और लिखा कि यह घोषणा फलस्तीन और इजराइल के लोगों के लिए स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। मोदी ने आशा जताई कि सभी संबंधित पक्ष इस पहल में सहयोग करेंगे। व्हाइट हाउस ने मोदी के बयान का लिंक भी साझा किया। और ट्रंप के इस काउंटर का क्या ये एक्चुअल प्रैक्टिकल रूसी प्लान है और क्या गाजा प्लान के साथ भारत के समर्थन देने पर तल्खियां प्रेसिडेंट ट्रंप और भारत यानी अमेरिका और भारत की कुछ कम हो सकती है? इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री अश्विनी राणा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सिंह साहब, शुरुआत आपके साथ। हमेशा से लोग यह जानते समझते आए हैं कि रूस तो खैर हमारा पारंपरिक दोस्त है ही और हमारे रिश्ते हमेशा से मधुर रहे हैं, तमाम उतार चढ़ाव वैश्विक दृष्टिकोण को देखते हुए भी। लेकिन क्या ये पेशकश प्रेसिडेंट पुतिन के तरफ से भारत को और ज़्यादा बल देगी? और क्या इन द मीन टाइम जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर से भारत की तारीफ कर दी है गजा में समर्थन को लेकर, 20 पॉइंट प्रोग्राम तो हम लोगों ने देखा है जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है, उससे कितना सीरियसली या उससे कितना बल भारत को मिलेगा, या फिर हम अपने हमेशा से रिलायंट साथी रूस के साथ ही ज़्यादा झुकाव रखेंगे? देखिए कुणाल, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो भारत रूस संबंध और उसमें किस तरीके से प्रगाढ़ता बढ़ रही है, अमेरिका को उसकी क्या चिंताएं हैं या अमेरिका उसके बारे में क्या सोचता है। और दूसरा सवाल आपने गजा को लेके पूछा है।
तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ सर, अब वो गजा वाला सवाल हम सेकंड वाले भी रिएक्शन में आपसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये ज्यादा ठीक रहेगा जी सर। कुणाल। तो जहां तक रशिया और भारत का सवाल है, किसी में भी, चाहे व्यक्ति में हो, चाहे देशों में हो, चाहे समूह में हो, दोस्ती होती है तो उसमें केवल हित की वजह से ही नहीं होती, समान वैचारिक धरातल भी होता है। एक जैसे विचार हो, उसके अलावा हितों में सामंजस्य हो और एक जैसी व्यवस्था को वो लागू करना चाहे, बनाए रखना चाहे, तभी दोस्ती हो सकती है। केवल एक कारण की वजह से दोस्ती नहीं होती है। और जो यूएसएसआर से लेके रशिया का आज तक का भारत के साथ जो रिश्ता रहा है, वो दोनों के हित का सामंजस्य तो हुआ है। क्योंकि भारत पहले जब संलग्नता की नीति का अनुसरण करता था, गुटनिरपेक्षता का, उस समय भारत ये चाहता था कि दुनिया की व्यवस्था है उसमें फेयरनेस हो, न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो। और यूएसएसआर भी उस समय उस व्यवस्था की बातचीत करता था, लेकिन दो विचारधाराओं की लड़ाई इस सीमा तक थी कि एक शीत युद्ध का माहौल बन गया था और उसमें भारत सहित इंडोनेशिया, युगोस्लाविया उस समय था, इजिप्ट था, ये चार महत्वपूर्ण देश थे। हम इसको अलग तरीके का पुराना क्वेट कह सकते हैं, जो संतुलन का काम कर रहे थे। और उसकी वजह से जो होट वार से दुनिया बच गई, अगर ये भी किसी ग्रुप में शामिल हो जाते तो हो सकता था कि हालात बिगड़ सकती थी। तो वो मान के चलते हैं यूएसएसआर वाले और अब रशिया वाले कि भारत संतुलन का काम करता है, भारत न्यायप्रिय देश है, एक फेयरनेस में भरोसा करता है। इसकी वजह से दोनों में नजदीकियां आई। दूसरा वैचारिक आधार यह है कि अमेरिका की जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था है और भारत में जिस तरह का समाज है, जिस तरह की जनसंख्या है, उसमें जो असमानताएं बहुत हो और धन दौलत का एक जगह कंसेंट्रेशन हो, वो भारत के समाज के लिए उपयुक्त नहीं है जी। और यूएसएसआर जिस विचारधारा का समाजवाद की बात वो करते थे, देखिए दो अंतर हो सकता है, भारत का समाजवाद और वहां का यूएसएसआर का समाजवाद बिल्कुल अलग है, लेकिन जन सामान्य को एक न्याय का भाव आए, न्यायपूर्ण वितरण हो। वो यूएसएसआर का तरीका अलग था, भारत का अलग था, लेकिन दोनों परंपरागत तरीके से मान के चले थे कि किसी भी समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। वो अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा थी वो समर्थन नहीं करती। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह का गठबंधन या अलाइनमेंट हो रहा था, उस अलाइनमेंट में यूएसएसआर ने और उसके बाद रशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के हर दृष्टिकोण का समर्थन किया है और बहुत सी बार, सबसे ज्यादा बार भारत के समर्थन में अगर वीटो किसी ने किया है तो वो यूएसएसआर रशिया रहे और उसी की वजह से दोनों देशों में एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम दिया 15 साल पहले पुतिन ने, और वो 15 साल से स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए दोनों में वैचारिक समानता भी है, दोनों में रणनीतिक समानता भी है और दोनों जिस व्यवस्था में भरोसा करते हैं उस दृष्टि से भी नजदीकियां हैं। और दोनों का जो अब आज की स्थिति में जिस तरह सैंक्शन रशिया पे लगाए हैं, उसमें रशिया ये चाहता है कि सैंक्शन को किस तरह से बाईपास करें और उसमें चीन और भारत दोनों बहुत बड़े सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन चीन और रशिया की इस वक्त बहुत नजदीकियां आ रही हैं और उसकी वजह से रशिया भारत और चीन में भी एक सेतु का निर्माण करने का सोचता है, हस्तक्षेप नहीं करता, मध्यस्थता नहीं सोचता है। लेकिन जब भी चीन और भारत में कहीं कोई दिक्कत होती है तो रशिया ऐसा प्रयास करता है कि दोनों में एक समझ विकसित होती रहे और इसीलिए जो रिक मैकेनिज्म था रशिया, इंडिया, चाइना वाले, उसको रिवाइव करने के लिए पिछले 2-3 महीने से रशिया लगातार कह रहा है कि वो बातचीत का जो मैकेनिज्म है और जो एक कूटनीतिक मैकेनिज्म है उसको रिवाइव किया जाए। तो इस रूप में भारत और रशिया के जो नजदीकियां हैं वो अमेरिका से उस रूप में नजदीकियां नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है वो केवल वो कॉमर्शियल इंटरेस्ट या रणनीतिक इंटरेस्ट है, उसी में समर्थन करता है। वैचारिक दृष्टि से भारत और
अमेरिका के उतनी नजदीकियां नहीं है विचारधारा की भी, और वहाँ का जो समाज का गठन है और समाज जिस तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल सोसाइटी है, भारत जिस तरह का समाज है बहुत प्राचीन समाज है और एक अलग तरीके का सामाजिक जो ताना बाना है उस तरह का अमेरिका में नहीं हो सकता। तो अमेरिका और भारत प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ का जो समाज है उस तरह का समाज हिंदुस्तान नहीं बन सकता और न हिंदुस्तान बनना चाहता है। तो उस रूप में भारत रशिया के कहीं ज्यादा नजदीक हो जाता है और इस समय जो व्यवस्था है उसमें दोनों के हितों का सामंजस्य हो रहा है और इसलिए दोनों देश बहुत नजदीक आ रहे हैं। और जब ट्रंप ने भारत पे दबाव बनाने की कोशिश की अलग अलग तरीके से, अमेरिका के रणनीतिक हित की वजह से भी, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ट्रंप ने पर्सनलाइज भी कर ली हैं, इसीलिए कुवैत में इंटरेस्ट लेना उन्होंने कम कर दिया है और भारत से दूर होके चाइना के नजदीक जा रहे हैं। पहले ये लगता था कि वो भारत के साथ रह के चाइना को कंटेन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनको लगा कि भारत एकदम से अमेरिका का पिछलग्गू या उस तरह का मित्र नहीं हो सकता। भारत अपने रणनीतिक दृष्टि से अमेरिका के से पार्टनरशिप तो चाहता है, सहभागिता तो चाहता है, रणनीतिक हित भी दोनों के मिलाना चाहता है भारत, लेकिन अमेरिका का पिछलग्गू बनके भारत नहीं रहना चाहता। ये ट्रंप ने रियलाइज कर लिया है, इसलिए उधर पाकिस्तान की तरफ चले गए और अब चीन के नजदीक भी जा रहे हैं और इसी महीने के अंत में चीन के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, लेकिन भारत के कुवैत में आने की अभी तक कंसेंट नहीं दी है, जिसका कि ट्रंप पिछले टर्म में बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे थे। वो मान के चल रहे थे कि चीन को कंटेन करने के लिए कुवैत को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो ये जो भारत और रशिया की मित्रता है एक स्वाभाविक मित्रता है। कुणाल, बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी पृष्ठभूमि बता दी। अब चूंकि संभावनाओं की बात आपने की तो राणा साहब, आर्थिक संभावनाएं बहुत हैं, दिख तो रही हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल या फिजिबल भी हैं? क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इशू हैं, कई चुनौतियां हैं, जो पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, जो वित्तीय व्यवस्था रिलेटेड इश्यूज है, उन सब में ये बढ़ते हुए निर्यात को फोकस में रखकर मद्देनजर ये सब संभव हो पाएगा आसानी से? नहीं, क्या है कि भाई देखिए, ये दो तरह से बात है। एक तो है रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे ठीक किया जा सकता। कारण क्या है कि हमारा ज्यादा हम तेल ही खरीद रहे हैं और चाहे रशिया हो अमेरिका हो, ठीक है हमारी मित्रता दोनों के साथ थी, लेकिन आज के इस युग में मित्रता से ज्यादा हर देश जो है, मतलब भारत को छोड़कर बाकी सब जो है कमर्शियल एंगल से सोचते हैं। हम रशिया के साथ खड़े हैं नहीं हैं, लेकिन उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उससे तेल भी खरीद रहे हैं। तो वो एक कमर्शियल एंगल जो है वो है अमेरिका के साथ भी। लेकिन अमेरिका के साथ आपने कहा कि भाई उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री की मान लो कोई अच्छी बात उनके बारे में कह दी है गाजा के कंटेस्ट में, लेकिन जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता अमेरिका के साथ तो ट्रंप क्या कहते हैं सब इररिलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, जब तक कि वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट साइन ना हो जाए तब तक उनके ऊपर कोई भरोसा आप नहीं कर सकते। हाँ, रशिया पे आप अभी जरूर कर सकते हैं क्योंकि रशिया अभी भी उसकी जो स्थिति है, उसकी लड़ाई जो यूक्रेन से हो या नोटो ये सब जो चल रहा है, तो उस स्थिति में उसको जो एक सपोर्ट भारत से मिल रही है, वो सपोर्ट ही मैं कह सकता हूँ कि भाई उनका जो तेल भारत खरीद रहा है तो एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है उनको। तो वो भी चाहते हैं कि भाई रेसिप्रोकल किया जाए, भारत से वो सामान खरीदें। अच्छी बात है, भारत से अगर वो खरीदते हैं तो भारत के लिए एक और अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट की बढ़ेगी। और जहां तक आपने पेमेंट की बात की है, पेमेंट के लिए बात तो चल रही है कि लोकल करेंसी में हो, उसके लिए इंडियन रुपी का जो अकाउंट है वो खोला जाए और उसी से सारा व्यापार हो, लेकिन वो कितना फिजिबल हो पाता है, हो सकेगा नहीं हो सकेगा, हो सब कुछ सकता है कि, लेकिन क्या है कि भाई देश चाहते हैं लेकिन उनको चीजों को इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक या बाकी जो चीजें हैं उनके अंदर उसको इम्प्लीमेंटेशन में कई बार समय लगता है। लेकिन
लेकिन हाँ, फिर भी एक बहुत पॉजिटिव साइन जो है वो दिखता है रशिया के साथ हाँ। एक्सपोर्ट का। अमेरिका के साथ भी होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जब तक उनकी पिटाई नहीं हो जाती, यानी पिटाई मतलब उनके अपने देश में हो ही रही है, इससे ज्यादा और क्या होगा। और वो जब तक सब तरह से वो गिर नहीं जाते और हताश नहीं हो जाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस प्रकार का, ठीक है वो बोलते रहेंगे, स्टेटमेंट देते रहेंगे, ठीक बात है। लेकिन वो अपने दिमाग से उनके जो एजेंडे हैं उसको काम में लगे हुए हैं। उनको इन चीजों से मुझे लगता है कि शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश उनका चाहे डूबे ना डूबे, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था जो पर्सनल है ना, वो एजेंडे वो पूरे होते हैं। अमेरिका फर्स्ट के नाम पे कहीं ट्रम्प फर्स्ट वाली तो पॉलिसी नहीं लेकर चल रहे हैं, वो भी एक अलग बात है। सिंह साहब, भारत और रूस की तो बात हो गई, भारत अमेरिका की बात बहुत लंबे अरसे से होती आ रही है, लेकिन विद द इंटरवेंशन ऑफ गजा प्लान, आपको लगता है एंड सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, क्या फिर से पटरी पर वो दोनों गाड़ियां लौट सकती हैं, दौड़ सकती हैं? क्योंकि इसी बहाने यदि गजा ही सेंटर ऑफ फोकस है जिसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी देश हैं इस दुनिया में इस बहुत सारे देश हैं जो इस प्लान को बहुत सराहना दे भी रहे हैं, भारत भी उनमें शामिल है। वाकई क्या गजा प्लान एक गेम चेंजर भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए हो सकता है? सवाल यही है। देखिए कुणाल, जिस तरह का ये 20 पॉइंट या कुछ 21 कहते हैं, जो भी पॉइंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयार किया। इससे पहले ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइन से अरब कंट्रीज के 8 नेताओं से बातचीत की कि किस तरह से शांति स्थापना की जा सके। उसके बाद नेतन्याहू को बुलाया और बुला के ये फाइनल किया। तो अरब कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेके तैयार किया गया है। हमास को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है क्योंकि उसको आतंकवादी संगठन मानते हैं, वो कोई देश नहीं है इस आज की स्थिति में, जिस तरह की स्थिति है, इसलिए उसको पार्टी नहीं बनाया गया है। लेकिन इसमें देखिए, भारत ही नहीं, दुनिया के सब देशों ने, चीन, रशिया, यूरोप के कंट्री, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन, सबने समर्थन किया। कोई ऐसा विरोध नहीं कर रहा है इसका कि ये सही, ये नहीं है। लेकिन इसमें कहाँ समस्या आ सकती है? देखिए, पॉइंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। एक तो प्रोसीजरल है कि किस तरीके से क्या क्या होगा, किस तरह से रोका जाएगा, उसका इजराइल की सेना किस तरह से विड्रॉ करेंगी, किस किस स्टेजेज में होगा, प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा, होस्टेज को रिलीज किया जाएगा, ये तो प्रोसीजरल है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल है, और इंस्टीट्यूशनल में कहा गया कि हमास को किसी भी रूप में कोई रोल नहीं मिलेगा, और उसके लिए एक पैलेस्टाइन के लिए टेक्नोक्रेटिक एपॉलिटिकल कमेटी बनाई जाएगी पैलेस्टाइन की, वो वहां ग्राउंड पे सिचुएशन को मैनेज करेगी। उसके ऊपर अलग से एक उन्होंने कमेटी की बात की है, बोर्ड ऑफ पीस नाम दिया है जी। उसमें ब्रिटेन के जो पुराने प्रधानमंत्री हैं पूर्व, उनको इंचार्ज बनाएगा। ओवरऑल सुपरविजन है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसके चेयरमैन है। तो उस तरह का बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, वो ओवरऑल इसको पूरे को सुपरवाइज करेगी। और इन दोनों के बीच में कहीं हालात बिगड़े नहीं, इसलिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का प्रोविजन किया गया है, क्योंकि हमास वाले इजराइल पे भरोसा नहीं करते, इजराइल वाले हमास पे नहीं करते हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, ये यूएन के सुपरविजन में होगी और अलग अलग देश इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वहां इसको यूं कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर और शांति बनाए रखने के लिए है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो पैलेस्टाइन की जो एपॉलिटिकल टेक्नोक्रेटिक होगी, इसका मतलब यह कि इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या दूसरे जो एनलाइटन सिटीजन है उनकी कमेटी होगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन देगी। एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल लीडरशिप के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जो शांति के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी जो मीडिएट करेगी, कन्फ्रंटेशन की स्थिति नहीं बने, और ओवरऑल सुपरविजन वो होगा। लेकिन इसमें जो कुछ बातचीत हुई है वो गजा की हुई है, क्योंकि इसमें ये तो कहा गया है कि धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा, सेल्फ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, पैलेस्टाइन स्टेट का निर्माण किया जाएगा। तो इजराइल के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं है, इससे तो प्रॉब्लम होगी, उन्होंने डिनाउंस कर दिया है।
और वित्त मंत्री वहाँ बहुत प्रभावशाली है। वहाँ के रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों एक्सट्रीम दक्षिणपंथी हैं और उनमें जियोनिज्म या यहूदीवाद इतना भरा हुआ है कि वो किसी भी रूप में पैलेस्टाइन का नाम भी स्वीकार नहीं करना चाहते। तो उसने तो डिनाउंस कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल की गवर्नमेंट में डिफरेंसेस बहुत शार्प है। तो उस डिफरेंसेस की वजह से मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो गजा में। गजा के अलावा जो वेस्ट बैंक की स्थिति है, वेस्ट बैंक में जगह जगह इजराइल ने सेटलमेंट कर दिए हैं और इसके अलावा ईस्टर्न यरूशलेम है और वेस्ट बैंक है, उनका जो जुड़ाव था, दोनों का कनेक्शन था, उसको भी डिसजॉइंट कर दिया। वहां भी उन्होंने इजरायली सेटलमेंट कर दिए हैं। अगर आप उनको नहीं करोगे तो पैलेस्टाइनी स्टेट बनेगा कैसे, उसके कितने पार्ट होंगे? क्योंकि जो पुराना प्रपोजल है पैलेस्टाइन स्टेट का, उसका ईस्टर्न यरूशलेम को कैपिटल बनाना और वेस्ट बैंक और गजा को मिला के पैलेस्टाइन स्टेट बनाने का है। तो उसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो क्या इजराइल तैयार हो जाएगा? इजराइल की गवर्नमेंट में इतने डिफरेंसेस हैं, तैयार हो जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उनकी शुभकामनाएं हैं, पूरा एक साथ है, वो चाहता है। इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कोई देश है, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो या बाहर का हो, सब ये चाहते हैं कि शांति की स्थापना होगा। लेकिन जो बाद में जटिलताएं आएंगी, उसमें मुझे लगता है कि हमास से भी ज्यादा इजराइल सैबोटाज करेगा। क्योंकि इजराइल कभी भी किसी रूप में नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि अगर पैलेस्टाइन बन गया तो हमारी इनसिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी गारंटी इजराइल को कैसे मिले? अंतरराष्ट्रीय जो बनेगा स्टेबलाइजेशन फोर्स, वो लंबे समय तक नहीं होगी। अल्टीमेटली पावर आपको पैलेस्टाइन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि 20 जो पॉइंट है उनमें है। और ट्रांसफर करोगे तो उनको स्टेट का दर्जा दोगे, और जो दुनिया के देशों ने दे दिया है प्रैक्टिकली, और उसको इजराइल किस रूप में एक्सेप्ट करेगा? मुझे लगता है कि इजराइल सैबोटाज करेगा। ये मेरा ओपिनियन ये इस तरह का है। जो समझ मुझे राजनीति की जटिलताओं की समझ है, उससे लगता है कि इजराइल सैबोटाज करेगा। ठीक है। और इस गजा को सेंटर ऑफ फोकस में रख के क्या भारत अमेरिका के रिश्ते भी ठीक होंगे? राणा साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे, इस पर भी जरूर एक टिप्पणी दे दीजिएगा। और भारत रूस की आपने बात की, तो बहुत ज्यादा फिजिबल कंडीशन ना होते हुए भी क्या पुतिन ने इसे महज एक ऑप्टिक्स की तरह दिया है? जो ऑप्टिमिज्म की बात आप कर रहे हैं, मोरल सपोर्ट को दर्शाने के लिए, क्या है कि भाई एकदम सॉलिड है, भारत और रूस के रिश्ते एकदम सॉलिड रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने सिर्फ कहने के लिए नहीं किया है। वो उसको प्रैक्टिकली जो है जमीन पर उसको लेके जाना चाहते हैं। और वो निश्चित रूप से वो आप देखेंगे कि जब वो भारत में आएंगे और तब तक काफी चीजें जो है वो सेटल हो चुकी होंगी और उस समय समझौते होने की भी उम्मीद है। जहां तक गाजा अमेरिका की ये सारी बात कर रहे हैं, जैसे करोड़ी सिंह जी भी कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका चाहता तो है अपनी दादागिरी भाई उससे हो। कारण क्या है कि उसके अपने हित है। अमेरिका जब भी कुछ करने की कोशिश करता है, उसके पीछे उसका हिडन एजेंडा रहता है, उसका कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। अब आप देखिए, जब भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी सिंदूर, तो उस समय भी उसका जो रोल उसने प्ले किया नहीं किया, यानी वो जो वार रुकी, उसके पीछे उसका अपना एजेंडा था कि वो अपना जो है चीजें जो है वो सेटल करना चाहता है। तो इस समय भी जो गाजा फिलिस्तीन में और इजराइल के साथ जो भी चीजें चाहता है वो, क्योंकि वो तो सीधा सीधा कहे तो एक बिजनेसमैन है, सप्लायर है आर्म्स का। उसकी दुकान तो तब चलेगी जब लड़ाई होगी, वार होती रहेगी। वो दिखाने के लिए जरूर कहेगा, लेकिन यहाँ कुछ और उसका एजेंडा है जिसको कि वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि वो ये सारा ड्रामा जो है क्यों कर रहा। तो इसलिए आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में ट्रंप के ऊपर किसी बात के ऊपर भी विश्वास करना, मुझे लगता है कि वो भरोसे लायक आज वो है नहीं। ट्रंप जो है कि उनकी किसी बात के ऊपर भी विश्वास किया जाए। ठीक कहा आपने, और यही सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी है कि विश्वास करे तो कैसे करे। हिडन एजेंडा भले हो, लेकिन वो सरफेस तो कर ही जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।